स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS की यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिलेटेड टू डिफेंस ऑल्सो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आपका जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है ना, तो आपका कभी भी कोई ना परमानेंट फ्रेंड है ना परमानेंट दुश्मन है। यह आज इस वीडियो में आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली है कि टर्की इज गोइंग टू मेक अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और वो सिक्योरिटी अलायंस करने वाला है किसके साथ? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ तो ठीक था, क्योंकि टर्की इज ऑलरेडी सपोर्टिंग पाकिस्तान फ्रॉम मेनी इयर्स, स्पेशली ऑन कश्मीर इशू। टर्की इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग the UAV technology, the drone technology to Pakistan. Even टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को, उसकी नेवी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन टर्की का व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, बहुत केसेस में टर्की का जो व्यू है, जो आइडियोलॉजी है, इट इज अगेंस्ट व्हाट योर सऊदी अरेबिया। अगर आपको पता हो, मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप के लिए ये दोनों कंट्रीज लगातार फाइट कर रहे हैं। एंड टर्की वॉन्ट्स टू वाइप आउट सऊदी अरेबिया। एक टाइम पे दोनों दुश्मन थे, और आज क्या है 2026 में 2 दिन पहले दोनों दोस्त बन चुके। एंड दीज 3 नेशंस आर प्लानिंग टू मेक अ नाटो लाइक ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर एक भी मेंबर कंट्री पर अगर हमला करता है कोई और कंट्री, तो माना जाएगा कि कलेक्टिवली पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हमला हुआ है, और सब मिलके क्या करेंगे? दूसरे को डिफेंड करेंगे। टर्की कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और सऊदी के साथ मिलके एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है, जिससे वो अपनी डिटरेंस को और स्ट्रेंथन करना चाहता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। और इसके सबसे एडवर्स इंप्लीकेशन किस पे पड़ सकते हैं? इंडिया पे। यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप इस बात पे हैरान होंगे। पहले तो हम यही बात समझेंगे कि वाई टर्की wants to make a regional level NATO, though it is already a member of NATO. टर्की जो है वो ऑलरेडी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेंबर है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो ट्रंप की, आपकी रोज की चेंजिंग पर्सनैलिटी है, उसको बिहेवियर है, उसको लेके नाटो पे अब किसी को यकीन ही नहीं रहा। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ रहा था, तो ट्रंप ने क्या बोला था कि व्हेन आई विल बिकम द प्रेसिडेंट, तो मैं नाटो में जो फंडिंग जाती है यूरोपियन नेशंस को, और जो अब मैं यूक्रेन को इतने बड़े लेवल पे यूएसए जो फंडिंग दे रहा है, वो फंडिंग रोकनी है। तो अब यूएसए लेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पर दूसरी कंट्रीज को अब इतना भरोसा नहीं रहा, और सब अब अपनी इशू बेस्ड क्या कर रहे हैं, और रीजनल स्टेबिलिटी को लाने के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। और अगर आपको यह भी पता हो, 3-4 महीने पहले ही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन करा था, दो इंडिया नेवर रिएक्टेड। इंडिया ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज इंडिया नोज दैट सऊदी इज गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो सऊदी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी या उसके इंटरेस्ट को हैम्पर करे। बट दोनों उस एग्रीमेंट में, जब सऊदी और पाकिस्तान ने किया, उस एग्रीमेंट में यही बात की हुई थी कि कल को पाकिस्तान पे कोई और देश हमला करता है, तो माना जाएगा सऊदी पे भी हमला हुआ, तो दोनों मिलकर जो है उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो डायरेक्ट एक किस्म की क्या होगी? थ्रेट होगी ना किसको? इंडिया को। कि कल को अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो सऊदी विल कम टू कन्फ्रंट इंडिया। अब उसी का हिस्सा टर्की बन रहा है। टर्की इज एक्सप्लोरिंग कि कैसे मैं उसका हिस्सा बनूं। ऑल्दो टर्की इटसेल्फ इज अ मेंबर ऑफ नाटो, व्हाई टर्की इज डूइंग इट? बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, हम ये बात समझ रहे हैं कि इन तीनों के बनने से, ये तीनों ही क्यों बन रहे हैं, फोर्थ कंट्री को क्यों नहीं लाया? टर्की ने किसी और के साथ ऐसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने का क्यों नहीं सोचा? अजरबैजान के साथ क्यों नहीं सोचा? अजरबैजान टर्की बहुत अच्छे दोस्त है। तो आप समझो, तीनों का अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ। अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है? पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक नेशन विच इज न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक है इसके पास, है ना, न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल से भाई बैलिस्टिक प्रोग्राम बना रहे। सऊदी के पास क्या पावर है भाई? सऊदी के पास रिसोर्सेज है, सऊदी के पास फाइनेंस है भाई, सब्सटैंशियल फाइनेंस प्रेजेंट है सऊदी के पास। टर्की के पास क्या है? टर्की के पास टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्तों, इसकी जो इंडिजिनस
डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर आपको लॉजिक समझना है कि क्या स्ट्रैटेजिक लॉजिक है बिहाइंड दिस इमर्जिंग व्हाट योर अलायंस, है ना। तो क्या बोला मैंने, सऊदी हैज सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज व्हाट, योर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बैलिस्टिक मिसाइल। और टर्की क्या ऑफर करता है, टर्की मेरे दोस्तों इंडिजिनस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के आपके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड भी करेगा, टेक्नोलॉजी भी देगा। सोचो तीनों जुड़ेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी, डिफरेंस कितना बढ़ेगा। और तीनों ने अगर नाटो की तरह कुछ अलायंस कर दिया तो वो कितना झटका देगा। अब टर्की ने बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो है ये चीज सोची होगी, है ना। आप यही तो मैंने शुरू में बोला कि अगर टर्की बाई चांस नाटो का मेंबर था तो टर्की को ये अलायंस करने की जरूरत क्यों है। इसलिए जरूरत है क्योंकि यूएस की जो कमिटमेंट है नाटो को लेकर ट्रंप के टाइम पर वो बहुत अब क्या हो चुकी है, फ्रेजाइल हो चुकी है, बोगस हो चुकी है। इसलिए टर्की चाहता है कि अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को क्या करे, आपका डाइवर्सिफाई कर दे। और टर्की यह भी चाहता है कि मैं मिडिल ईस्ट में क्या हो जाऊं, पावरफुल हो जाऊं। अब मिडिल ईस्ट में पावरफुल होने के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सऊदी है। भाई ईरान पावरफुल है, लेकिन आप समझिए ना ईरान के अभी हालात क्या चल रहे हैं, सिविल अनरेस्ट कितना ज्यादा है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कितना फेस कर रहा है ईरान। और दूसरा बाहर के तो अलग ही, कहीं सालों से कहीं दशकों से मेरे दोस्तों ईरान क्या कर रहा है, आपका सैंक्शंस फेस कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में अगर कोई दूसरा है जो बेहतरीन इन्फ्लुएंस रखता है वो सऊदी है, वो सऊदी है। तो टर्की चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मेरा इन्फ्लुएंस बढ़े, अफ्रीका में मैं अपना इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ाऊं। अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो सऊदी का एक दोस्त है, कौन, आपका यूएस। तो सऊदी को अल्टीमेटली फायदा दूंगा, तो सऊदी हमेशा यूएस के इंटरेस्ट पे काम करता है तो मुझे भी फायदा मिलेगा। और पाकिस्तान इसलिए क्योंकि साउथ एशिया में टर्की एक्सपैंड करना चाहता है, अपने डिफेंस टाइप बढ़ाना चाहता है, क्योंकि टर्की को चाहिए कि वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने। और जो आपका अर्दगान है ना, अर्दगान का एक बहुत बड़ा सपना है कि जो उस वक्त आपका ऑटोमन एम्पायर होता था, और ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे पूरा टर्की, भाई पूरा मिडिल ईस्ट उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का था, मुझे वही वापस चाहिए। अब टर्की ने क्या बोला है, टर्की ने पाकिस्तान और सऊदी दोनों को ऑफर दिया है और एनकरेज कर रहा है कि टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो टर्की बना रहा है, किसके अंडर में दोस्तों, कान, जिसका नाम है कान, इसमें वो भी दोनों हिस्सा लें। याद रखिए इंडिया के पास अभी 4.5 जनरेशन है हमारे पास रफाइल, इट इज नॉट 5th जनरेशन। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा है, मैटर ये करता है कि आपके पास सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। और पाकिस्तान और टर्की का मिलिट्री अलायंस तो बड़ी देर से है भाई, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। दोनों मिलके पाकिस्तान नेवी के लिए कॉर्वेट्स बनाए, पाकिस्तान का F-16 जो फ्लीट है उसमें जो कमियां थी उसमें कमियां ढूंढकर उसको अपग्रेड करने में टर्की ने मदद करी। टर्की ने ड्रोन और यूएवी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मैक्सिमम ड्रोन्स व्हिच वर यूज्ड वो कहां से बने हुए थे, टर्की मेड थे, वो टर्की मेड थे ना। और दोनों मिलकर लगातार क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये जो 3 आर्मी कौन कौन सी है, अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की, तीनों ने मिलकर बहुत फ्रीक्वेंट ज्वाइंट एक्सरसाइज करें और तीनों इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब देखो जो मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में बोला कि कोई भी आपका परमानेंट, व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, आपका कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। तो अब देखो राइवल थे ये दोनों सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर, टर्की और सऊदी अरेबिया, कि भाई मैं बनूंगा लीडर, मैं बनूंगा। टर्की वाइप आउट करना चाहता था सऊदी अरेबिया को, बट इन्होंने अपनी अप्रोच को वापस क्या किया, मेरे से रिकैलिब्रेट किया है, एडजस्ट किया है। आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक और डिफेंस कॉपरेशन ज्यादा कर रहे हैं। पहली बार मेरे दोस्तों दोनों देशों की नेवल मीटिंग हुई है, कहां पे, अंकारा में। और फलस्तीन को लेकर, सीरिया को लेकर, अब सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है, जो बशर अल असद की सरकार को गिराया गया है ना, जो रशिया के इंपैक्ट को कम किया गया, उसमें टर्की और सऊदी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर दोनों का अप्रोच सेम है। अब अगर इस सिक्योरिटी पार्टनरशिप में टर्की हिस्सा बनता है और यह बात होती है कि किसी भी तीनों देश में से एक पे अटैक होगा, तीनों पे माना जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, है ना, इंडिया पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है। अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है तो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस बढ़। भाई अब मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, क्या है, FATF है, आपने सुना होगा। FATF का काम ही है कि उन कंट्रीज को ढूंढना जिन कंट्रीज में सरकार जो है
मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रही है, आर्म्स स्मगलिंग में हेल्प कर रही है, टेरर फंडिंग में हेल्प कर रही है। एफएटीएफ में लिस्ट बनाई जाती है, एक क्या होती है आपकी ग्रे लिस्ट होती है, एक क्या होती है आपकी ब्लैक लिस्ट होती है। क्या होती है? ग्रे लिस्ट होती है और ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि भाई उस कंट्री को अगर हमने डाल दिया ग्रे लिस्ट में तो उसको कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, आर्म्स स्मगलिंग। आपको पता है एक बार इंडिया के कहने पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया हमने पाकिस्तान को, निकाला किसने? चाइना ने। चाइना यूनाइटेड नेशंस में कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो पावर को यूज करके डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो सेफगार्ड करता है। तो अब वहां पर अगर टर्की इन्वॉल्व हो जाएगा, सऊदी आ जाएगा, तो आप सोचो डिप्लोमेटिक सपोर्ट कितना मिलेगा। जो आज तक मिलिट्री बैकिंग सिर्फ चाइना से मिलती थी वो किससे मिलेगी? अब सऊदी और टर्की से भी मिलेगी। तो हमारा जो डिटरेंस है, जिससे पाकिस्तान डरता है कि हम पे डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के लिए, जंग नहीं करने के लिए, 1971 के बाद अगर आप देखें 1999 में एक जंग हुई, छोटी सी हुई लेकिन हुई, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद जंग करने की कोशिश नहीं करता पाकिस्तान हमारे साथ। और तीसरा मुद्दा क्या है कि टर्की का स्टैंड जो कश्मीर पे क्या है? टर्की बोलता ही है भाई कश्मीर इज, जो हमारे पास कश्मीर है दैट इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, है ना। ऑल्दो हमने टर्की को बहुत सबक सिखाए भी। इस बार जब अगर आपको पता हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड साइप्रस, वो ग्रीस भी गए। क्यों गए? इन्हीं दो कंट्रीज में कि इन दोनों कंट्रीज का डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है किसके साथ? आपका टर्की के साथ। तो हम आंखें दिखाते हैं लेकिन साथ साथ में हमें सोचना भी पड़ता है कि हमारे पास दूसरी और जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है ना भाई। अब देखो टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी स्पिल ओवर हो गई होगा। अब ऐसी डील होगी तो पाकिस्तान मांगेगा कि भाई एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी आप हमें प्रोवाइड करिए, हमारी नेवल कैपेबिलिटीज को एनहांस करिए। तो आप सोचो हमारा डिफेंस बजट जो है कितना बढ़ने वाला है। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू मी? आप ही अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम गल्फ स्टेट्स जैसे ईरान के साथ हम अपनी एंगेजमेंट और बढ़ाएं, कुवैत हमारा अच्छा दोस्त है, आपका सऊदी अरेबिया इज वेरी गुड फ्रेंड, ओमान के साथ हमने अभी क्या किया मेरे दोस्तों, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। दुबई जो है हमारा मेरे दोस्तों आपका कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पार्टनर है, बहुत रिलाय करते हैं। हम इन फ्रेंडली नेशंस का इस्तेमाल करें, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करें, हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। बहुत तरीके के साथ चलना हमने, खास करके सऊदी के साथ, ताकि सऊदी कल को हमारे अगेंस्ट ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो में जिसको मैं एंड करने वाला हूं, इसमें हम क्या सीख रहे हैं? इसमें हमने ये सीखा कि ग्लोबली जो ट्रेंड चलता है ना कि वेस्टर्न नेशन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, आप उठा के देख लो कि वेस्टर्न सिक्योरिटी अम्ब्रेला होता था, वो डिक्लाइन हो रहा है। अब क्या है? इशू बेस्ड सिक्योरिटी कोalition हो रही है। भाई सऊदी, टर्की और पाकिस्तान, कोई वेस्टर्न नेशन है ही नहीं, कोई मोस्ट पावरफुल या मोस्ट डेवलप्ड नेशन है ही नहीं है ना। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप जो डिमांड्स हैं, जो वेस्टर्न नेशंस या वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन पे जो रिलायबिलिटी थी वो खत्म हो रही है। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया क्या करे? इंडिया अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाए। इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गल्फ स्टेट के साथ, यूरोपियन नेशन के साथ, इंडो पैसिफिक नेशंस के साथ मेरे दोस्तों अपनी पार्टनरशिप, डिफेंस एक्सरसाइज को बढ़ाना और ऐसे कोalition करना इंपॉर्टेंट है। तो 2026 के कुछ नए चैलेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो एक मीम भी चल रहा था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म तो नहीं होगी, लेकिन यस, इंडिया जैसे देश के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं एंड वी आर फर्मली स्टैंडिंग अगेंस्ट सच चैलेंजेस। इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डील विद इट। कमेंट सेक्शन में अपने राय को भी जरूर रखिएगा मेरे दोस्तों। अब आप सबके लिए स्टडी IQ हमेशा बेहतरीन ऑफर लेके आता है। आप सबको पहले महासंक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। ऊपर वाला करे कि आने वाले 2026 के जितने भी महीने या दिन हैं उसमें आप तरक्की करें और आप फले फूलें और आपको सक्सेस मिले और आप जो अचीव करना चाहते हो, है ना, वो आप अचीव करें। स्टडी IQ आपकी UPSC जर्नी को हमेशा सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा है। और इसी को देखते हुए स्टडी IQ ने एक स्टेप इनटू सक्सेस सेल जो है स्टार्ट करी है, जिसमें आपको सब कोर्सेज में स्टडी IQ 50% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी कोर्स आप लोगे उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ बैचेस आर अवेलेबल फॉर SIP आल्सो, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2026 का जो प्रीलिम्स देने वाला है उसके लिए। बैचेस आर आल्सो अवेलेबल फॉर 2026 बैच, 2027, 2028 और बैचेस हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। अब इसमें आपको जो कोर्स देखोगे उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेरे दोस्तों, तो क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में
ये कोर्स जो है गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड में अवेलेबल है। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डायमंड बिकॉज कोर्स में 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखो, कोर्स को 50% डिस्काउंट पे लेने के लिए आपको बाय नाउ के ऑप्शन में जाके RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल अप्लाई इट, द कोर्स विल कम डाउन टू 24,999। वैलिडिटी कितनी है? 30 मंथ्स। प्राइस क्या है? 49,000, मतलब ऑलमोस्ट 50,000। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर मिलेगा, डेली बेसिस आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। आपके कोई भी डाउट अगर होते हैं क्लास खत्म होने के बाद भी, आपके डाउट सेशंस अलग से होंगे। हर वीकेंड में जो वीक में पढ़ाया जाता है उसमें टेस्ट होंगे। आपके घर पर 18+ बुक्स अवेलेबल होंगी अगर आप प्रोवाइड की जाएंगी, अगर आप ये डायमंड बैच अटेंड करते हैं। यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आप आके प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपको 1 रुपए पे नहीं करना। कैसे? आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, आपकी फुल फी रिफंड जो आप पे करोगे। एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? RDX लाइव कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।